वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग बेटा, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग ब्रांच अकाउंटिंग में हमने ब्रांच अकाउंट का मेथड नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। मेथड नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और मेथड नंबर 2 का फॉर्मेट देख लिया। मेथड नंबर 1 फाइनल अकाउंट मेथड, मेथड नंबर 2 ब्रांच अकाउंट का है डेटर्स मेथड। डिपेंडेंट ब्रांच की हम बात कर रहे हैं। डिपेंडेंट ब्रांच में फाइनल अकाउंट मेथड हम कर चुके हैं, डेटर्स मेथड का हमने फॉर्मेट पढ़ लिया था। ये रहे यहां तक सभी को? यस सर। चलिए फटाफट से आपको अपने बुक से देखना है, मॉड्यूल से देखना है, नोट से नहीं मॉड्यूल से देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, मॉड्यूल से क्वेश्चन नंबर 6, मॉड्यूल से क्वेश्चन नंबर 6, मॉड्यूल से देखिए क्वेश्चन नंबर 6। मिल गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। चलिए बेटा देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट in the books of head office for the year ending on 31st March 2013। आपको दिल्ली हेड ऑफिस को अकाउंट बनाना, मतलब दिल्ली हेड ऑफिस को एक तरह से आपको डेटर मान लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये कहता है दिल्ली हेड ऑफिस के पास ओपनिंग स्टॉक रखा है 17,80,000 का। ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस है 1,40,000। ओपनिंग पेटी कैश का बैलेंस है 2,500। फर्नीचर का बैलेंस है 60,000 और क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 60,000। ठीक है, फिर कह रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच 52,20,000। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 78,000। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, जिन कस्टमर को सामान बेचा था उन्होंने ब्रांच को सामान वापस कर दिया। ठीक है साहब। आगे कहता है कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स कस्टमर। ब्रांच को कस्टमर से कितना पैसा बना है? 61,10,000। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 5,000। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 10,000। बेटा ये सारे जो ब्रांच और कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या इन ट्रांजेक्शन से हमें अलग से शो करना पड़ेगा या ये सारे ब्रांच के डेटर्स में एडजस्ट हो जाएंगे? क्या इन ट्रांजेक्शन को अलग से शो करना पड़ेगा या ये सारे ट्रांजेक्शन ब्रांच के डेटर्स से एडजस्ट हो जाएंगे? क्योंकि इनका जो ब्रांच के डेटर्स है वो ब्रांच के डेटर्स में क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे। आगे बोलता है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल है 72,94,000। प्रेरणा क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, के सेल्स है 3,20,000। पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच पेटी कैश पे करता है 80,000। फिर ये कह रहा है चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। ब्रांच को खर्चे करने के लिए हेड ऑफिस से चेक भेजा गया। सैलरी 3,00,000 रुपए, रेंट एंड इंश्योरेंस 1,20,000 और पेटी कैश 78,700। गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 50%। डेप्रिशिएट द फर्नीचर एट द रेट 10% per annum। depreciate the furniture at the rate 10% per annum।
चलिए साहब, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम ब्रांच को क्या मान लेते हैं, ब्रांच को एक डेटर मान लेते हैं और डेटर मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? जब बेटा राम होता है, राम को अगर हम डेटर मानते हैं तो राम का अकाउंट बनाते हैं, तो ब्रांच को डेटर मान रहे हैं तो किसका अकाउंट बनाएंगे? ब्रांच का अकाउंट बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 है प्रेरणा, प्रेरणा ये मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। ओके, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलिए, तो हम अकाउंट बनाते हैं। दिल्ली ब्रांच अकाउंट। चलिए सर, सबसे पहले जब भी आप डेटर्स अकाउंट बनाते हो तो डेटर्स अकाउंट में लिखते हो ओपनिंग बैलेंस। कल अपन ने फॉर्मेट में भी लिखा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन कौन सी चीजों का बैलेंस है? स्टॉक 17,80,000, डेटर्स का अमाउंट है 1,40,000। डेटर्स के बाद पेटी कैश, पेटी कैश का अमाउंट है 2,500। पेटी कैश के बाद फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट है 60,000। और क्रेडिटर्स का बैलेंस भी, अब क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रांच के पास क्रेडिटर भी रखे थे, ये लीजिए, ये सबसे पहले मेरे ओपनिंग बैलेंसेस थे जो ब्रांच के पास थे। अब हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने रुपए का सामान भेजा है, तो हेड ऑफिस ब्रांच को जो भी सामान भेजता है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितने रुपए का सामान भेजा है? 52,20,000। अब दो तरीके बेटा, इन्होंने कहा हेड ऑफिस को ब्रांच ने गुड्स वापस दे दिया, तो या तो इसमें से माइनस कर दो या अपोजिट साइड में दिखा दो इसी नाम से, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच दैट इज रिटर्न। ठीक है, कितने रुपए का माल वापस दिया है? कितने रुपए का माल वापस दिया है? 78,000। ये भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है? ये कहते हैं साहब गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, ब्रांच के कस्टमर ने ब्रांच को माल वापस दे दिया। क्या हेड ऑफिस एंट्री करेगा क्या, या वो जब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लिखेगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा? नहीं एंट्री करेगा। फिर ये कह रहा है कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स कस्टमर, ब्रांच ने अपने कस्टमर से पैसा रिसीव किया, एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, नहीं होगी।
बैड डेट्स रिटर्न ऑफ नहीं होगी, क्रेडिट सेल्स नहीं होगी, कैश सेल्स नहीं होगी, पेटी एक्सपेंसेस नहीं होगी, पेटी एक्सपेंस बाय ब्रांच। लेकिन ये कहता है बेटा जब ब्रांच के पास इतना सारा पैसा था तो फिर ब्रांच को अपने खर्चे पे करने के लिए हेड ऑफिस से पैसा क्यों मंगवाना पड़ा। देखो ये कह रहा है चेक सेंट टू ब्रांच फॉर द एक्सपेंसेस, एक्सपेंस करने के लिए ब्रांच के पास पैसा कहां से आया, हेड ऑफिस से। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है, ब्रांच के पास जितना भी पैसा आता है वो सारा पैसा ब्रांच किसको भेज देता है, हेड ऑफिस को, और जब उसे जरूरत होती है तो वो हेड ऑफिस से वापस पैसा मंगवा लेता है। क्लियर, समझ गए मेरी बात, कि ब्रांच के पास जितना भी पैसा आता है वो सारा पैसा हेड ऑफिस के। अब एक बात बताओ, हेड ऑफिस के यहाँ पे ब्रांच से पैसा आने की क्या एंट्री होगी, हेड ऑफिस के यहां से ब्रांच से पैसा आने की क्या एंट्री होगी, हेड ऑफिस के यहां पे ब्रांच से पैसा आने की क्या एंट्री होगी। सोचो, हेड ऑफिस के पास पैसा आएगा तो हेड ऑफिस कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो यहां पे आ जाएगा बाय बैंक। बेटा बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक में कितना पैसा आएगा, ये है, इसे कहते हैं रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच। देखना कौन कौन सा पैसा आएगा, एक तो आ जाएगा, मैं इसमें लिख देता हूं समझाने के लिए आपको, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो पैसा कलेक्ट किया था, दैट इज 61,10,000, और केस सेल्स 3,20,000। तो टोटल ब्रांच के पास आया था 64,30,000, और ब्रांच ने वो सारा पैसा किसको भेज दिया, ब्रांच ने वो सारा पैसा हेड ऑफिस को भेज दिया। ठीक है, अब ब्रांच को अपने खर्चे चुकाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो वो पैसा कहां से लाएगा, ब्रांच को अपने खर्चे पे करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो कहां से लेगा, हेड ऑफिस से। तो इसने लिखा, हेड ऑफिस ने लिखा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रेमिटेंस टू ब्रांच, इसने ब्रांच को पैसे दे दिए। इसने ब्रांच को कौन कौन से पैसे दिए हैं, ध्यान से देखना, इसने उसको सैलरी के लिए दिए हैं 3 लाख, अलग से लिखना जरूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, सैलरी, रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस के लिए दिए हैं 1,20,000, और पेटी कैश के लिए दिए हैं 78,700। मतलब हेड ऑफिस ने टोटल अमाउंट दिया है 498,700, 498,700। चलिए साहब, इतना करने के बाद अब देखो हो गया सारा काम, क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन। देखो डेटर्स में हम क्या क्या करते हैं, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, डेटर्स को हमने जो जो दिया होता है, अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को क्या दिया था, गुड्स दिया था, पैसा दिया था, लिख दिया। ब्रांच से जो जो मिल गया होता है
तो उसे ब्रांच से ये चीजें वापस मिली थी, इसने लिख दिया। अब क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं साहब। तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर, और इधर बैलेंस में आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिटर्स। ये लीजिए साहब, ये हमारा अकाउंट बन जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ओपनिंग बैलेंस तो दिए हुए थे, लेकिन हमें क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए नहीं है। और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए नहीं है मतलब हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे मतलब सबसे पहले तो देख लेते हैं स्टॉक। सबसे पहले तो देख लो स्टॉक। ये लो साहब, स्टॉक देखते हैं। स्टॉक का बैलेंस क्या कहता है आपको? स्टॉक का अकाउंट बना लो। स्टॉक का अकाउंट बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस क्या था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ब्रांच स्टॉक है। इतना स्टॉक था। स्टॉक का बैलेंस था 17,80,000। स्टॉक का बैलेंस था 17,80,000। चलिए, स्टॉक के बाद और आ गया था टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, 52,20,000। 52,20,000 उसमें से बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने का गुड्स वापस भेज दिया? 78,000 का। और कुछ माल बिक गया बाय COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितने रुपए का माल बिक चुका है? चेक करके बताइए बेटा, कितने रुपए का माल बिक चुका है? ध्यान से सुन लीजिए, ये अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो मैं बोल के बता देता हूं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,80,000, टू गुड्स फ्रॉम HO 52,20,000, उसमें से 78,000 का माल वापस चला गया। और अब हम लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितने रुपए का माल बेच दिया? कोई बता सकता है? निकाल लेते हैं। कैश सेल्स, कैश में सेल किया था 3,20,000 का। क्रेडिट में सेल किया था 72,94,000 का। उसमें से रिटर्न आ गया, कितने का रिटर्न आ गया था? कस्टमर ने वापस दिया था, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया था 57,000। तो ये आ गया नेट सेल्स। कितना अमाउंट है? 3,20,000 प्लस 72,94,000, उसमें से 57,000 का माल वापस आ गया। तो कितने रुपए का माल बच गया? 75,57,000। अब बेटा ये तो कौन सा प्राइस है? ये तो सेलिंग प्राइस है, जबकि स्टॉक को सेल्स प्राइस पे लिखा जाता है या कॉस्ट पे लिखा जाता है? देखो, ये वाला अमाउंट भी कॉस्ट पे है, ये वाला भी कॉस्ट पे है, ये वाला भी कॉस्ट पे है। तो इसकी कॉस्ट निकालो, इसकी कॉस्ट निकालते हैं। 75,57,000
कैसे बेचा जाता है? कॉस्ट प्लस 50%, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 50,38,000। ये अमाउंट हो गया 50,38,000। तो हम यहां पे लिख देते हैं 50,38,000। अब आपके पास आ जाएगा बैलेंस। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस बता दीजिए। स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 17,80,000 प्लस 52,20,000 माइनस 78,000 माइनस 50,38,000 माइनस 50,38,000 18,84,000 18,84,000। चलो साहब मैं स्टॉक में तो लिख देता हूं 18,84,000। चलिए ये स्टॉक वाली कैलकुलेशन सभी ने नोट कर ली क्या? अगर किसी ने नोट नहीं किया तो पहले उसको नोट कर लो। प्रेरणा यस, प्रियंका डन। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटा, स्टॉक का काम हो गया। अब अकाउंट बनाते हैं डेटर्स का। डेटर्स का अकाउंट बना लेते हैं। चलिए ब्रांच डेटर्स, ब्रांच डेटर्स। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस था 1,40,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000। डेटर्स को क्रेडिट सेल्स किया तो टू क्रेडिट सेल्स 72,94,000। ठीक है, डेटर्स से वापस आ गया तो बाय रिटर्न 57,000। 57। ये अकाउंट केवल हम कैलकुलेशन के लिए बना रहे होते हैं, इसलिए इसमें एंट्री का वर्डिंग्स का ध्यान रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये किसके अकाउंट है? ये अकाउंट ब्रांच के हैं और बना कौन रहा है? हेड ऑफिस बना रहा है, केवल कैलकुलेशन देखने के लिए, केवल बैलेंस देखने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये मेमोरेंडम अकाउंट्स होते हैं, वर्किंग नोट्स होते हैं। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है आपने क्या लिखा है, केवल अमाउंट निकालना। फिर ये कहता है बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट दिया था 5,000 का। डिस्काउंट के बाद है साहब बेड डेब्ट्स, बाय बेड डेब्ट्स 10,000। और बेड डेब्ट्स के बाद कितना पैसा मिल गया? बाय कैश 61,10,000। तो ये आ जाएगा डेटर्स का बैलेंस। डेटर्स का बैलेंस चेक करके बता दीजिए। डेटर्स का बैलेंस 12,52,000। 12,52,000। ये लीजिए डेटर्स अकाउंट भी हो गया। पेटी कैश, पेटी कैश हम ऐसे बैलेंस निकाल लेते हैं फटाफट से, पूरा अकाउंट नहीं बनाते हैं। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था? पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस था 2,500 प्लस रिसीव हुए थे 78,700, एक्सपेंस हो गए 80,000,
तो क्लोजिंग बैलेंस कितना रह जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस कितना रह जाएगा? 1200। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1200। पेटी कैश के बाद, पेटी कैश के बाद फर्नीचर, फर्नीचर था 60,000 का, डेप्रिसिएशन बता रखा है 10%, तो -10%, ये बैलेंस आ जाएगा 54,000। क्रेडिटर्स का बैलेंस बता दो। क्रेडिटर्स में कुछ चेंज नहीं हुआ, तो पूरे साल के बाद भी क्रेडिटर्स थे 60,000। अब अकाउंट को क्लोज कर दो। अगर इधर बैलेंस आता है, यहां आता है तो प्रॉफिट, और यहां आता है तो लॉस। टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, जल्दी से बताएं। 19,98,000, ये लीजिए। ये आपका था सेकंड मेथड, जिसे हम कहते हैं डेटर्स मेथड। क्या इस मेथड में किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? मुझे जल्दी से बताइए। क्या पूरे मेथड में किसी को कोई भी दिक्कत है? प्रेरणा नहीं है। देखो सिंपल सा मेथड आपको क्या कहता है, बोले ब्रांच को एक डेटर मान लीजिए, ओपनिंग बैलेंस लिखिए। आपने ब्रांच को जो जो भेजा है, चाहे पैसा भेजा है, चाहे सामान भेजा है, कुछ भी दिया है, लिख दीजिए। ब्रांच से जो जो लिया है लिख लीजिए, और ब्रांच के पास अब क्या क्या पड़ा है क्लोजिंग बैलेंस लिख लीजिए। बस ऑटोमेटिकली क्वेश्चन है। अब क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आपको अकाउंट बना बना के निकालने पड़ते हैं, तो वो तो बनाने पड़ेंगे, वही ठीक है साहब, क्लियर। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़िए फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 मिल गया सभी को? इलस्ट्रेशन नंबर 7, यस। ये कह रहा है देखो, टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन गिवन इन प्रीवियस इलस्ट्रेशन 3। बेटा ये 3 नहीं है, ये 6 है, इसे सही कर ले। ये प्रीवियस इलस्ट्रेशन 3 नहीं है, ये प्रीवियस इलस्ट्रेशन 6 है। ओके, एक्चुअली में पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब इसको क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया। डूइंग विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बोले पूरा क्वेश्चन सेम, केवल 2 अलग से इंफॉर्मेशन दे रखी है, और आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा से करना है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कस्टमर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। ब्रांच के कुछ कस्टमर थे, ब्रांच के कुछ कस्टमर थे, और वो डायरेक्टली किसको माल वापस दे आए? ब्रांच के कस्टमर डायरेक्टली किसको माल वापस दे आए? हेड ऑफिस को। ये तो प्रॉब्लम होगी, ब्रांच के कस्टमर डायरेक्टली हेड ऑफिस को माल वापस दे आए। अब एक बात बताओ, हेड ऑफिस क्या समझेगा? क्या हेड ऑफिस ये मानेगा कि वो माल कस्टमर ने वापस दिया है, या हेड ऑफिस ये मानेगा कि वो माल ब्रांच से वापस आया है? हेड ऑफिस ये मानेगा वो माल ब्रांच से वापस आए। लेकिन एक और प्रॉब्लम है बेटा, एक और प्रॉब्लम है। ब्रांच ने अपने कस्टमर को माल बेचा होगा प्रॉफिट में जोड़ के। जैसे
जैसे मैं कहता हूं ये मार्कर है 20 रुपए का, 20 रुपीज का, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था 20 में और ब्रांच ने अपने कस्टमर को बेच दिया 25 में। अब जब कस्टमर वापस लेके गया होगा हेड ऑफिस के यहाँ पे, तो वो हेड ऑफिस को कितने रुपए बताएगा? कस्टमर हेड ऑफिस को कितने रुपए बताएगा? भाई ये मार्कर है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था 20 में, ब्रांच ने कस्टमर को बेचा 25 में और वो कस्टमर वापस लेके आया हेड ऑफिस में, तो कस्टमर हेड ऑफिस को कितने रुपए का बताएगा? 25 का। हेड ऑफिस कहता है ठीक है, लेकिन हेड ऑफिस यहाँ पे ब्रांच से कितने रुपए का आया हुआ लिखेगा? हेड ऑफिस अपने यहाँ पे कितने रुपए कम करेगा? 25 या 20 रुपीज, ठीक है, अपने यहाँ पे कम करेगा 20। और जो ब्रांच ये डेटर्स अकाउंट बनाया है, इस डेटर्स अकाउंट में कितने कम करेगा? इस डेटर्स अकाउंट में 20 कम होंगे या 25 कम होंगे? डेटर्स अकाउंट में 25। बस बिल्कुल इतनी सी बात समझानी थी, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत जल्दी समझ गए। देखो क्या कहता है, माल वापस आया था 12,000 का, माल वापस आया था 12,000 का, तो ये जो 78,000 है इसमें प्लस कर दिया जाएगा। कितने रुपए प्लस करें? 12,000 करें, ये कह रहा है 12,000 का माल वापस आया, और 12,000 का माल जब बेचते हैं तो 50% प्रॉफिट में बेचते हैं, तो उसकी कॉस्ट होती है 8,000, तो 8,000 रुपीज प्लस कर देते हैं यहां पे, ये लीजिए, ठीक है। और डेटर्स अकाउंट में जो ये रिटर्न आया है कस्टमर से 57,000, डेटर्स अकाउंट में जो ये कस्टमर से रिटर्न आया है 57, इसमें कितना और ऐड करें? कस्टमर जो रिटर्न आया है उसमें कितना ऐड करें? 12,000। चलिए साहब, वेरी गुड। तो यहां पे 12,000 और लिख देते हैं। फिर कैश रेमिटेड बाय ब्रांच कस्टमर, ब्रांच के कस्टमर हेड ऑफिस को पैसा दे, तो हेड ऑफिस क्या समझेगा? हेड ऑफिस उसे कस्टमर से आया हुआ मानेगा या ब्रांच से आया हुआ मानेगा? ब्रांच से। तो इस अमाउंट में 2,80,000 और ऐड कर दिए जाएंगे, 2,80,000 और आ गए। और यहां पे कैश रिसीव्ड में 2,80,000 और लिख दिए जाएंगे, कैश रिसीव्ड में 2,80,000 और लिख दिए जाएंगे। तो डेटर्स का नया बैलेंस बताओ भाई। पहले बैलेंस था 12,52,000, उसमें 12,000 और कम हो गया और 2,80,000 कम हो गया, तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बता दो। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 12,52,000 में से 2,92,000 माइनस कर दो, तो बैलेंस आ जाएगा 9,60,000। चलिए साहब, ये तो हो गया डेटर्स का बैलेंस। बस अब आप क्या निकाल लेंगे? नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ये दोनों अकाउंट, ये पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा से करना है, ठीक है, करके देखना है बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपको पूरा दोबारा से करके देखना है। ये मान लेना कि पहले वाले ट्रांजैक्शन तो लिखे हुए हैं, उनके साथ में 2 ट्रांजैक्शन और लिखे हुए हैं, और पूरा तो आपका 6 भी रिवाइज हो जाएगा और आपका 7 भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको डिटेल्स दे रखी है वो इनवॉइस प्राइस पे दे रखी है, लेकिन आप जो अकाउंट बनाते हो वो किस पे बनाते हो बेटा? आप जब अकाउंट बनाते हो तो किस पे बनाते हो? कॉस्ट पे बनाते हो। तो बस उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करके बना देना, ठीक है। ऐसा हमने पहले भी किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तो आपके होमवर्क है। कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कल करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा थर्ड मेथड है। कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा थर्ड मेथड है। कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा थर्ड मेथड है, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सर हाँ सर, वो जो अपना लास्ट चैप्टर था ना सर, उसमें सर सेल्फ बैलेंसिंग वाला सर, उसमें सर एक तो हाँ 6 नंबर वाला ट्यूशन वो सर, मैं उसमें सर कराऊंगा जैसे बेटा, आपने तुझे आंसर भेज दूंगा यार। मुझे पता है तुम्हें नहीं भेजा मैंने आंसर। सर, लेकिन उसमें वो जो क्रक्स बताया था ना आपने कि क्लोजिंग बैलेंस वाला है ना, ऐसे होता है उल्टा। क्या करेक्ट बताया था? सर जैसे क्लोजिंग बैलेंस जैसे क्रेडिट लिखा हुआ है तो उसको डेबिट में लिखते हैं ना, बताया था ना हाँ आपने लास्ट क्लास में सेल्फ। हाँ तो बताया सर था। वो उसमें अगर वैसे वैसे करेंगे ना सर तो आंसर नहीं आएगा वैसे उसमें तो सर। वैसे क्यों करोगे भाई? तुमने मैंने कहा था टोटल डेटर्स का उल्टा, तो तुम जो टोटल डेटर्स में लिखने वाले थे उससे अपोजिट लिखोगे ना। हाँ सर, तो जैसे टोटल क्रेडिट बना रहे हैं ना उसमें और उसका उल्टा कर रहे हैं तो नहीं हो रहा सर, आंसर नहीं आ रहा, बुक से मैच हाँ, नहीं कर रहा। ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। तुम एक बात समझो, पहले मेरी बात समझना फिर रिप्लाई करना। ये एक अकाउंट बनाया तुमने, इसमें मान लो 4 आइटम लिखे और इधर 3 आइटम लिखे, ये टोटल बराबर आ रहा है और ये टोटल बराबर आ रहा है। तुम सीधा सीधा बना रहे हो तो मैच हो गया था ना क्वेश्चन नंबर 6। सर उसमें दे नहीं रखा टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट अरे भाई क्वेश्चन पहले में मेरी सिर्फ। बात सुन लो। तुमने अकाउंट जब अपन ने बनाया था ना पहले, हाँ, तो मैच हो गया था नहीं ना। करा सर, वो करा ही नहीं सर क्वेश्चन सर, अरे मैंने तो बाकी कराया था बात क्लास तो सही। में। नहीं करवाया सर 6। ठीक है, अब बना ले, तो सीधा सीधा तो बना सकता है। हाँ बन गया, हाँ सर। जो सीधा सीधा बन गया। अब मैं कहता हूं इसको चेंज कर, ये 3 आइटम इधर लिख और ये 4 आइटम इधर लिख। अब तू कह रहा है सर ये अब मैच नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये मैच तो हो जाएगा मेरे हिसाब से तो, लेकिन वो बुक में वैसा नहीं दे रखा ना। क्या मैंने बुक में तुम्हें बुक वैसा का नहीं दे रखा आंसर सर। चेक करने के लिए कहा था क्या? लेकिन सर बाद में जैसे अपन ने पूरा सीखने के बाद तो बुक में चेक कर सकते हैं ना अपन। अरे भाई, एक बार तू आप एक देख ही लो बात सर। समझ, पहले तो टोटल डेटर्स बनाया तूने टोटल डेटर्स उस क्वेश्चन का? हाँ सर। बन गया। हाँ सर। तो अब उसका रिवर्स कर दे। क्या तुझे टोटल डेटर्स में भी गलती लग रही है क्या? नहीं तो जब तुझे टोटल डेटर्स में गलती नहीं लग रही तो फिर जनरल लेजर में गलती कैसे हो सकती है? उसको तो रिवर्स ही करके लिखना है मेरे भाई। यस सर। सर आप समझ नहीं रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ सर, मैंने कर तो दिया ऐसा। तो फिर तू मेरे से फोन पे बात कर। ठीक है सर। और सर बाकियों को भी आ रही है सर ये दिक्कत।